तो हम आज एक मोल कॉन्सेप्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? सो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे साथ साथ, ठीक है? पहले मैं थोड़ी बहुत डिफिनीशन अगर बताने की कोशिश करूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा लिखा देता हूं। एन एम्पिरिकल ऑफ ए कंपाउंड, an empirical of a compound an empirical of a compound may be defined as the formula which give the simplest whole number ratio, may be defined as the formula may be defined as the formula which gives the simplest whole number ratio, which gives the simplest whole number ratio okay, so of the atom of the various element present in the molecule of compound, of the atom of various elements present in the compound, right? आगे हम बात करते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो जैसे एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ठीक है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला एटलीस्ट हर किसी ने कभी ना कभी देखा होगा। उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मॉलिक्यूल्स का रेशियो या इसके एटम्स का रेशियो कितना है तो शायद हर कोई बता देगा। इसका रेशियो कुछ 6, 12 और 6 का है। तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूल का सिंपल रेशियो निकालने का या एटम के सिंपल रेशियो निकालने की कोशिश करूं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो सिंपल रेशियो में है, वो सिंपल रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1:2:1, क्योंकि इसको हम एक बार 6 से पूरे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे या पूरे पूरे फॉर्मूले को हम डिवाइड कर देंगे, राइट? तो अगर मैं रिलेशन निकालूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, और अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला काउंट करोगे तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, राइट? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। जिस सिंपल रेशियो से डिवाइड किया कॉमन फैक्टर से, अगर मैं उस कॉमन फैक्टर को n मान लूं, तो अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है is equal to molecular formula डिवाइड बाई n, ठीक है? मैंने इसको बस एक फैक्टर माना है। n कोई एज इट इज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको आपको n रखना है। n की जगह आप कोई भी फैक्टर ले सकते हो, लेकिन हाँ, जितना मैक्स टू मैक्स सिंप्लीफाई हो सके उतना मैक्स टू मैक्स सिंप्लीफाई करके उसका सिंपल रेशियो आपको इक्वेशन में डालना है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब जहां पर n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एज इट इज कुछ भी n की वैल्यू एज इट इज मूव ऑन कर सकती है और कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है, राइट? अब मैं अगर आगे बढ़ूं, n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अगर मैं स्टेप्स लिखना चाहूं कुछ की इंपिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको कुछ अगर प्रेजेंट तरीके से मैं कुछ बताऊं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप लिख लो स्टेप्स के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। चलो स्टेप्स लिखते हैं और क्वेश्चंस करते चलते हैं, राइट? तो स्टेप्स फॉर, मैं आपको फॉर्मेट क्या लिखा हूं सो इधर मैं तरीका बताऊं कैसे करते हैं। स्टेप्स फॉर राइटिंग द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
steps for writing the empirical and molecular formula. Right? तो स्टेप वाइज मैं चलूंगा और स्टेप वाइज देखूंगा। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूं। अगर मैं एक क्वेश्चन देने की कोशिश करूं तो चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं। एक कंपाउंड्स कंटेन, if compound contain 4.07 percentage हाइड्रोजन, ठीक है, 24.27 परसेंटेज कार्बन एंड 71.65 परसेंटेज ऑक्सीजन या क्लोरीन ले लो, चलो ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज, its molecular mass is 98.96, क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, राइट। इतना है। सो व्हाट इज द सिंपल इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको इंपिरिकल और व्हाट इज सिंपल मॉलिक्यूलर एंड इंपिरिकल फॉर्मूला पहले एक बार निकालते हैं, फिर मैं बताता हूं कि फैक्टर को कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं पूरा तरीका बताऊंगा। तो पहले तो स्टेप 1 में इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। चलो, सो हमको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है ना। क्योंकि हम जब तक परसेंटेज को ग्राम में, अगर आप इनको तीनों परसेंटेज को कैलकुलेट कर दे, 4.07 है, एक हमारे पास 24.27 है और एक 71.65 है। तीनों परसेंटेज को अगर आप ऐड करोगे तो ये लगभग 100% आ जाएगा। मतलब तीनों का कंपोजिशन अगर मैं ग्राम में 100 ग्राम लूं तो मैं तीनों के एक परसेंटेज को ग्राम में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो कितने ग्राम है। मान लो मेरे पास मास परसेंटेज है और हमने इसको कन्वीनियंट के लिए, अपने प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए इसको आपने मान लिया कोई भी पार्टिकुलर ग्राम, या आपको ग्राम नहीं भी दिया है तो आपने मान लो 100 ग्राम इसका कंसिडर कर लिया है, ठीक है। क्योंकि मास परसेंटेज है तो ऑब्वियसली 100 के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर के चलना प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। मान लो हमने कर लिया, हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है कि हम 100 ग्राम को कंसिडर कर लें, राइट। उसके बाद जो बाकी चीजें बचती हैं, तो 100 ग्राम सैंपल में क्या क्या चीजें हैं आपको बस देखना है। तो 4.07 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास 24.27 ग्राम कार्बन है और 71.65 ग्राम क्लोरीन है, राइट। तो मेरे पास अगर तीनों चीजें हैं अवेलेबल अभी, और अगर आप ऐड करोगे तो लगभग इसका 100% आना चाहिए, 100 ग्राम आना चाहिए। और क्योंकि 0.99 अगर आ गया तो मतलब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं उसमें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्टेप 2 में इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, पहले इनके मोल्स निकालने हैं कि जितने भी हाइड्रोजन या कार्बन या क्लोरीन के मोल्स हैं वो कितने हैं, क्योंकि आपको मोल्स का यूज करना है। तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट इनटू मोल्स, राइट। अब मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो n इज इक्वल टू वेट कितना है, 4.07 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के मोल्स निकाले, NH निकाला और इसको 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, तो ये आ जाएगा 4.07 या 4.04 जो भी अपना वैल्यू दिया गया था, ठीक है। अब मेरे पास अगर मोल ऑफ द कार्बन निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 24.27 ग्राम दिया गया था, तो 24.27 ग्राम को अगर मैं डिवाइड करूं 12 से तो लगभग 2.021 समथिंग आएगा, राइट।
अब मैं मोल्स ऑफ द अगर निकाल लूं, क्लोरीन कितना है, तो 71.65 दिया गया था, ये 12 इसका मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन का। उसी तरह से हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन लिख देंगे, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 होता है, तो आप इसका लगभग 2 गुना ये भी आएगा, ये भी 2.021 के आसपास आना चाहिए, राइट। तो कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को सिंपल रेशियो में सीधे सीधे डिवाइड करना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको जितने भी ये मोल वैल्यूज गिवन है, इन मोल वैल्यू में सबसे कम जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे सबको डिवाइड करना है। तो हमको यहाँ पे 2.021 दिखाई पड़ रहा है, तो मैं अगर 2.021 को सबसे डिवाइड करूं तो सबके नंबर ऑफ मोल्स एटलीस्ट सिंपल रेशियो में हमको मिल जाएंगे। सबका रेशियो क्या होना चाहिए पार्टिकुलरली इस 100 ग्राम में, तो वो हमें मोल का रेशियो मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं चाहूं तो सिंपल रेशियो निकालो, और हाइड्रोजन का जो ग्राम या जो मोल आया है वो है 4.07। तो हमें क्या करना है, तीसरे से डिवाइड, पहले आप लिख लो क्या करना है आपको, डिवाइड द मोल वैल्यू, divide the mole value obtained above by smallest number। ठीक है, आपको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। अब इसमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर 2.01 था, तो मैं अगर कंपोजिशन या मैं रेशियो सिंपल निकालूं का हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन वाला कितना आ जाएगा, 4.07 डिवाइड बाई 2.021, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं कार्बन का निकालना चाहूं तो 2.021 डिवाइड बाई 2.021, इसका आ जाएगा 1। अगर मैं क्लोरीन का निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा 2.021 डिवाइड बाई 2.021, ये भी आ जाएगा 1। तो 2 के 1 मोल और हाइड्रोजन का 2 मोल यहाँ पर आया है। तो अगर मैं अब हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, हमें सिंपल रेशियो में मिल गया है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 ये है, 1 ये है, 1 ये है। मान लो कि अगर ये सिंपल रेशियो में फाइंड नहीं होता, तो किसी एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इनको सिंपल रेशियो में या होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते, क्योंकि बिना होल नंबर के मेरे को कंपाउंड या एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड नहीं होगा, क्योंकि वो फिर रेशियो में आएगा, और रेशियो में जनरली हम लिखते नहीं है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग या फिर रेशियो में आएगा, और दूसरी बात ये कि पॉइंट में आएगा वो। तो आपको इसको सबसे पहले होल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर होल नंबर ऑलरेडी है, तो आपको दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं चाहूं तो तीनों के फॉर्मेट को एक साथ लिख दूं और मेरे को सीधे सीधे मिल गई है वैल्यू। अब सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हो तो मैं ट्राई करता हूं, या कोई भी ट्राई करता है कि इससे पहले कार्बन लिखा जाता है, उसके बाद जो भी एटम्स है जनरली हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर उसको चेंज भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कार्बन हमने लिखा तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, और Cl 1 है, ठीक है। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है वो CH2Cl है, राइट। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा इसे कहेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CH2Cl। अब अगर इसका अब आपको मैं बता दूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास दिया कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक जानकारी हमें यहां पर एडिशनली गिवन है, जो बोल रही है कि भैया मॉलिक्यूलर मास हमारा 98.96 होना चाहिए। तो जो हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो 98.96 आना चाहिए। तो या तो कभी कभी सिंपल मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए 1 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंपिरिकल फॉर्मूला में, क्योंकि इंपिरिकल फॉर्मूला एक सिंपल रेशियो है, इंपिरिकल फॉर्मूला में या तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से या 2 से या 3 से, आगे से कुछ से भी, 1 से 2 से 3 से, ऐसे कुछ किसी भी फैक्टर से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करने के बाद n को हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास गिवन है,
ठीक है, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी फैक्टर में ही आएगा, इस पार्टिकुलर चीज के किसी ना किसी फैक्टर में आएगा, या तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसको 2 से, या तो 3 से। चलो एक बार 1 से करते हैं, तो CH2Cl आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, अगर निकालोगे तो कार्बन का 12 होता है, इसका 2 12 2 14, और यहाँ पर 30.455, ये 49 के आसपास आएगा, राइट। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे CH2Cl को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 49, मतलब कि यहां पर 98 आ जाएगा, और ये अकॉर्डिंगली 98 के अराउंड हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो गिवन है। पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि पॉइंट हम ज्यादातर रेशियोज में नहीं लेते हैं, और पॉइंट हम होल नंबर के अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहे हैं उसमें भी कुछ पॉइंट हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, राइट। तो हमारे पास जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि मॉलिक्यूलर वेट मिल गया है, मॉलिक्यूलर मास के समान चीजें मिल गई हैं। तो इंपिरिकल फॉर्मूला में ये तो कैलकुलेट हो गया कि मैक्सिमम हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम 2 से मल्टीप्लाई होगा, और मिनिमम भी 2, मतलब 2 एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो CH2Cl गिवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा C2H4Cl2, राइट। जब C2H4Cl2 ये हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आएगा, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H4Cl2। अच्छा, एक मैं आपको और जानकारी यहां पर देना चाहता हूं कि किस पार्टिकुलर चीज से मल्टीप्लाई करनी है, उसको निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। जो हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला यहां पर गिवन था, कितनी आई थी वैल्यू उसकी 49, इंपिरिकल फॉर्मूले मास की भी वैल्यू 49 आई थी, और अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करा तभी 49 ही आता, तो मैंने वहां पे 49 निकाला था। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास से, यानी कि मॉलिक्यूलर मास से अगर मैं इंपिरिकल फॉर्मूला मास को, या इंपिरिकल फॉर्मूला या इंपिरिकल मास को डिवाइड कर दूं, तो हमें n की वैल्यू मिल जा रही है, क्योंकि हम इंपिरिकल फॉर्मूला में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आप चाहो तो इसको लेके उधर जा सकते हो यहां पर, तो आप दोनों के मास को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हम यहां पर बना सकते हैं कि इंपिरिकल फॉर्मूला मास इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अगली बार जब भी हमें करना हो क्वेश्चन, यहां पे लिखना इंपिरिकल फॉर्मूला का मास, यहां पर n की वैल्यू को एज इट इज रहने देना, और यहां पर लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, और देखना कि कितने n से मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों वैल्यूज दोनों तरफ की सेम हो जा रही हैं। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करने में सेम हो रही है, समझ लेना कि इंपिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगर 2 से, तो इंपिरिकल फॉर्मूला में 2 से मल्टीप्लाई कर देना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देना। अगर 3 से हो रहा है तो इंपिरिकल फॉर्मूला में 3 से मल्टीप्लाई कर देना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देना। तो हमें यहाँ पर इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका पता चल गया है, और हमने एक दो इसमें एडिशनल फॉर्मूले भी बना लिए हैं, राइट। तो उनको भी आप लिख लो, ये भी काम में आने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। मैं 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आई विल रिपीट इट। चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ऐसे आप फॉर्मूला याद करते रहोगे, ऐसे आप तरीके जानते रहोगे और भूलते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी कोशिश करो, जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, 1-2 क्वेश्चन करो, सीधे सीधे आपको सारे वैल्यूज, सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूं, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कार्बन। नहीं, चलो मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करता हूँ, छोटे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon, hydrogen, oxygen gave the following percentage। इन्होंने क्या दिया, कुछ परसेंटेज अपना दिखाया हुआ है, जिसमें कार्बन के 40.684% गिवन है, हाइड्रोजन के 5.085% गिवन है, और ऑक्सीजन के
54.228% गिवन है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के परसेंटेज हमें गिवन है। अगर आप सम करोगे तो इनका सम लगभग 100 आ रहा है, तो हमको टेंशन की बात नहीं है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 118 ग्राम, राइट। क्वेश्चन लगभग सिमिलर है वैसा जैसा, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको मैं आज लिखने का एक सीरीज या टेबल बनाने का तरीका भी बता दूंगा। आपको सबसे पहले लिखना है एलिमेंट इधर, राइट। फिर आपने को लिखना है सिंबल। फिर आप, अगर कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो जरूरत नहीं है लिखने की एलिमेंट वगैरह, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक सीरीज बता के दिखा दे रहा हूं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सो उसके बाद रिलेटिव ऑन ऑफ द एटम्स। इसमें आपको परसेंटेज से एटॉमिक मास को डिवाइड, परसेंटेज को आपको ग्राम में बदल लेना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप चाहो तो डायरेक्ट परसेंटेज की वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में बदलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर सिंपल रेशियो लिखना है यहां पर, और सिंपल होल एटॉमिक रेशियो यहां पर, सिंपल होल एटॉमिक रेशियो। मैं एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लेना बेटा, सारी चीजें एक बार क्लियर भी कर दी हैं, लेकिन मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए ये। ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या सिंपल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? एलिमेंट में हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। हमने कार्बन लिख लिया है, हाइड्रोजन लिख लिया है, ऑक्सीजन लिख लिया है, ठीक है। कार्बन की परसेंटेज देख लो, हाइड्रोजन की परसेंटेज। एलिमेंट आपने यहाँ पर भी यार सिंबल में भी वही चीज लिखनी होती है, टेंशन की बात नहीं, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर चाहो तो नाम लिख लो अगर किसी को कोई दिक्कत है, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। बस मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपको स्टैंडर्ड चीजें पता हो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 40.684 है और 5.085 है। आप इसमें लिख दो, लिख सकते हो 40.684 या 74 लिख दो। यहाँ पर 5.085 है और यहाँ पर 54.228 है। यार परसेंटेज को चाहो तो सीधे ग्राम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो परसेंटेज में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 100% ओवरऑल कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। एटमिक वेट लिखनी चाहिए, एटमिक वेट में यह 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 16। जब आप डिवाइड करोगे आपको परसेंटेज या वेट अपॉन एटमिक वेट करोगे, अपने मोल निकालोगे, इसका मतलब मोल होता है परसेंटेज बाय एटमिक वेट करोगे, या फिर आप ग्राम बाय एटमिक वेट करोगे, इसका मतलब मोल ही होता है।
तो मोल की कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे आपको, और मोल की कैलकुलेशन करोगे तो ये 40.684 डिवाइड बाई 12, ये आ जाएगा 3.390। यहाँ पर निकालोगे तो 5.085 आएगा, डिवाइड बाई 1 करोगे तो ये भी आ जाएगा 5.085, ठीक है। और फिर से अगर आप एक और कैलकुलेशन करोगे 54.228 और यहाँ पर 16 से डिवाइड करोगे तो ये भी आ जाएगा आपका 3.389, राइट। और जब आप यहाँ पर डिवीजन करोगे, क्योंकि सिंपल रेशियो से डिवाइड करना है, तो 3.389 में सबसे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 3.389, यहाँ पर भी 3.389 और यहाँ पर भी 3.389, तीनों से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1.5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, राइट। अब हमको भी 1.5 में लिखना नहीं, इंपेरिकल फॉर्मूला चाहे तो हम C1 H 1.5 और O1 लिख सकते, लेकिन ये 1.5 अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये फिर सिंपल रेशियो में आएगा। इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, C1 H 3/2 O1, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आप पहले ही कर लो अगर करना है तो। आप इसको 2 में कर लो और इसको आप 3 में कर लो और इसको आप 2 में कर लो। कैसे किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इस 1.5 को 3 में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमको होल नंबर रेशियो लाना था। अब मैं अगर फॉर्मूला रेशियो लिखूं और फॉर्मूला का नेम लिखूं तो ये हो जाएगा C2H3O2, ठीक है। ये अपना आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ चुका है। अब मेरे को एक एन फैक्टर पता था, एन फैक्टर की वैल्यू थी, हमने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था निकालना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, या आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एक बार आप कैलकुलेट कर लो, ये 24 + 3 + 32 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें लगता है कि 59 आनी चाहिए, ठीक है। और नहीं आएगी तो एक बार आप कैलकुलेट कर लेना। और जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है उसकी वैल्यू ऑलरेडी 118 ग्राम गिवन है, तो आप इसको 118 डिवाइड बाई 59 कर दो, यह आ जाएगी 2, मतलब n का फैक्टर 2 है। अगर n का फैक्टर 2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, ठीक है। तो ये हो जाएगा C2H3O2 और इनटू 2, तो हो जाएगा C4H6O4, ठीक है। तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की वैल्यू आएगी C4H6O4, राइट। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो ये हमारा तरीका हुआ कि कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अप्रोच करते हैं और कैसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को अप्रोच करते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की टेक्निक मैंने आपको बता दी है इसमें, और आपको कई सारे क्वेश्चंस करने हैं इनमें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल डिस्कस इट अगेन। ओके, सो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला खत्म हो चुका है, और मैं धीरे धीरे नेक्स्ट सीरीज में लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।